नमस्कारम। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज कितना शुभ दिन है, मंगलवार का दिवस, प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी का दिवस, जो सदा मंगल करते हैं, सबके मंगल का ध्यान करते हैं। उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी परिचितों के, परिजनों के और पुरजनों के सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य की रक्षा करें। आज का दिन वैसे भी विशिष्ट है, क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है और 52वीं वर्षगांठ है आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज जी की, बाबूजी की, जिनका नाम रघुनाथ है, अर्थात भगवान श्री राम साकार रूप में जैसे उपस्थित हों। तो उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर हनुमान जी का दिन पड़ जाना, मंगलवार हो जाना, जो हर प्रकार से मंगल करता हो, तो निश्चित रूप से चारों ओर से शुभ ही शुभ है। तो इससे पहले कि मैं आज के अपने मूल वाचन पर आऊं, मैं आपको बता देता हूं आज का मेरा मूल विषय है वैवाहिक पद्धति और उनमें परिवर्तन। तो उस विषय पर आने से पूर्व मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पटल की ओर से, जितने हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी ओर से आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबूजी और माता स्वरूपा आदरणीय शमा मिश्रा जी को उनकी 52वीं वर्षगांठ पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। हर व्यक्ति जानता है कि आदरणीय बाबूजी इस समय साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, अर्थात जो प्रतिभा के उन्नयन में चारों मुख्य स्तंभ होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक, ये चारों बिंदु होते हैं और चारों स्तंभों पर सटीक उतरने वाले, पूरी तरीके से उसमें आस्था रखने वाले
जागृत ज्योतिपुंज स्वरूप सशरीर जो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ है। उसको हम सब बड़े उल्लास से मनाएं, उनको बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करें, ताकि उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन हमको बहुत लंबे समय तक प्राप्त होते रहे। पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन आज मेरी सवेरे बात हुई तो मुझे लगा कि अब वो कुछ थोड़े ठीक हैं, प्रसन्न हैं। और देखिएगा क्या सुखद संयोग है कि मैंने बाबूजी का नाम दिया और बाबूजी स्वयं उपस्थित हो गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सबकी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। यद्यपि मैंने इस अवसर के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन क्योंकि वो पंक्तियां मोबाइल में ही हैं और इसी मोबाइल में हैं, इसलिए मैं उनका वाचन यहां नहीं कर पा रहा हूं। आपको पटल पर मिल जाएंगी, उनको देखिएगा। मेरे कुछ छोटे से विचार हैं, अल्प बुद्धि में क्या आ सकता है वो सब कुछ है उसमें। तो आइए अब इस विषय में, बधाइयां तो चलती रहेंगी, पूरा दिन चलेंगी, लेकिन इस विशेष अवसर पर एक घोषणा और मैं यहां से कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर सत्या सह सुंदर परिवार ने इस वर्ष से यह निर्णय लिया है कि बाबूजी की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभाओं का अवलोकन करते हुए, उनको सम्मान देते हुए प्रतिवर्ष समाज की 3 विभूतियों को पटल सम्मानित करेगा। इस वर्ष के सम्मान के लिए हमें प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। उनको, उनका निरीक्षण, उनका परीक्षण हमारी चयन समिति कर रही है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि आज रात 8 बजे उस चयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी उर्फ मामा जी, जो रीवा की धरती से आते हैं, वो उन 3 भाग्यशाली विजेताओं का नाम घोषित करेंगे आज शाम 8 बजे। तो आप सबसे अनुरोध है, और इसी पटल पर करेंगे, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि वो आप उसमें सम्मिलित हों और जानें, समझें कि किस प्रकार से किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। तो घोषणा क्योंकि आदरणीय बाबूजी के नाम पर सम्मान पत्र देने की है, तो इसलिए ये भी निर्णय साथ साथ लिया गया है डॉक्टर सत्या होपटॉक परिवार के द्वारा कि उस निर्णय की घोषणा प्रतिवर्ष 11 मार्च को हुआ करेगी, अर्थात आज के दिन जो बाबूजी का वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ है। और उसका वितरण 23 मार्च, जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में, उस 23 मार्च को ऑफलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। इसमें सम्मान पत्र के अतिरिक्त कुछ थोड़ी
सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो ये घोषणा मुझे करनी थी आज, तो इसलिए आप सब 8 बजे जुड़िएगा। और इस बार जो 23 तारीख को सम्मान मिलेगा ऑफलाइन, उसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। देहरादून में हरिशरणम में हृदयांगन और डॉक्टर सत्य होपटॉक परिवार के संयुक्त तत्वावधान में एक ऑफलाइन कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें इन सम्मानों को प्रदान किया जाएगा। आइए अब अपने मूल बिंदु पर उपस्थित होता हूं। जो साथी उपस्थित हैं वो कृपया ध्यान दें, आज एक विशिष्ट विषय पर हल्की सी चर्चा करने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ, और ये विषय भी आज का दिन देखने के बाद ही मेरे संज्ञान में आया, इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आज वैवाहिक वर्षगांठ है, इसलिए विवाह के सूत्र, विवाह में, वैवाहिक पद्धति में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, उनको लेकर के थोड़ी सी चर्चा करने का मन है। आप सब जानते हैं कि विवाह कई पद्धतियों से होते रहे। कहीं माता पिता की सहमति से, कहीं एक दूसरे के प्रति आकर्षण के तौर पर गंधर्व विवाह हुए, मंदिरों में विवाह हुए, सब प्रकार से वैवाहिक पद्धति सब प्रकार से है। गंधर्व विवाह का भी वो है संदर्भ सामने आते हैं बहुत से, यहां तक कि उनमें कुछ गंधर्व विवाह इस प्रकार के भी थे जिनमें कि निशानी के तौर पर कुछ दे दिया गया और उसके बाद में भुला दिया गया। तो ये सब चीजें आज से नहीं, आदि युग से चलती चली आ रही है। लेकिन एक बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो परिवर्तन आया है आजकल, और उसके कारण जो मानसिकता में परिवर्तन आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले गंधर्व विवाह होते थे, विवाह हुआ करते थे, उन सब का आयोजन दिन में हुआ करता था। उसमें चाहे आप माता सीता का स्वयंवर जान लीजिएगा, चाहे आप द्रौपदी का स्वयंवर जान लीजिएगा, चाहे आप कृष्ण ने जो रुक्मिणी स्वयंवर में जो हुआ था वो जान लीजिएगा, चाहे आप किसी गंधर्व विवाह की घटना को उठा करके देख लीजिएगा, चाहे मंदिर में जो विवाह हुए हैं उनकी परिस्थितियों को, उनके कालखंड को देख लीजिएगा, उनके विवरण को जान लीजिएगा। कहने का मतलब ये कि मूल वैवाहिक पद्धति में वैवाहिक संस्कार दिन में हुआ करने थे। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर रात में क्यों होने लगे और दिन में क्यों होते थे? दिन में क्यों होते थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वैवाहिक पद्धति में हम सब जानते हैं कि यज्ञ का प्रावधान होता था। अग्निकुंड जला करके और यज्ञ किया जाता था, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर प्रदक्षिणा की जाती थी, 7 फेरे लिए जाते थे, तब वैवाहिक सूत्र में बनते थे पति पत्नी। 7 वचन लिए जाते थे अग्नि को साक्षी मानकर। तो रात्रि में इसलिए नहीं किए जाते थे क्योंकि
सब जानते हैं कि संसार में देव भी हैं तो दानव भी हैं, मानव भी हैं और राक्षस भी हैं। राक्षसों की शक्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां रात्रि काल में अधिक विकराल रूप ले लेती हैं, अधिक विशाल हो जाती हैं और यज्ञ आदि कार्य को रोकने के लिए, व्यवधान डालने के लिए राक्षसी प्रवृत्तियां आदिकाल से प्रवर्त रही हैं। जब भी किसी पौराणिक घटना का वर्णन आता है तब हमेशा यही होता है कि राक्षस जो हैं, राक्षस गण जो हैं, वो यज्ञ में व्यवधान डालते थे, भांति भांति के व्यवधान डालते थे। और चूंकि उनकी शक्तियां रात्रि में अधिक बढ़ जाती थी, इसलिए वैवाहिक यज्ञ को संपन्न दिन में कराने की प्रथा थी, दिन में कराया जाता था। ये मूल धारणा थी वैवाहिक पद्धति की। और मैंने आपको उदाहरण बता दिए, इतिहास में से उदाहरण ले लीजिएगा, चाहे कहीं से ले लीजिएगा। आप पृथ्वीराज संयोक्ता का ले लीजिएगा, नल दमयंती का ले लीजिएगा, जिसका चाहे आप उसका उदाहरण ले लीजिएगा। सारे उदाहरण आपको यही मिलेंगे कि वैवाहिक पद्धति दिन में हुआ करती थी, रात्रि में होती नहीं थी। अब फिर आखिर रात्रि में कब से होने लगी, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। और क्यों होने लगी और फिर उसका क्या परिणाम निकला। विवाह का रात्रि में होना उस कालखंड से प्रारंभ हुआ जबकि दिन में लूटपाट की घटनाएं दस्यु करने लगे। डाकू लोग जब से लूटपाट की घटनाएं करने लगे कि डोली चुरा ली, किसी के यहाँ डाका डाल दिया, जिसको पता चला कि उसके यहाँ शादी हो रही है उसके यहाँ जाकर के डाका डाल दिया, विवाह में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। ये सोचा कि वैसे तो कहाँ मिलेगा सब कुछ, माल मत्ता, सोना, जेवर, गहने आदि वैसे कहाँ मिलेंगे। जिस समय विवाह का अवसर होगा उस समय अवश्य मिलेंगे। तो दिन में वो लूटपाट करते थे। तो इसलिए इस दुर्दशा से, इस स्थिति से निपटने के लिए समाज ने एक मार्ग निकाला कि भाई दिन के बजाय अब रात्रि में किया करेंगे, ताकि किसी को पता चले, किसी को न चले, कुछ ना हो। अपना चुप चुपाते रात्रि में आए, अपना संस्कार किया, यज्ञ किया, फेरे लिए और विदा होकर के चले गए। तो ये दस्युओं वाली जो बात थी, जो डाकुओं के दल का जो आतंक था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब वहां तक तो बात अपने आप में ठीक थी, लेकिन अब इसका रूप धीरे धीरे आधुनिक काल में बदलने लगा। वहां से एक बात प्रारंभ हुई और उस पर जाने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है कि जब शिशु का जन्म होता है तो जो बच्चा दिन में जन्म लेता है वो अक्सर रात्रि में जागता है, और जो बच्चा रात्रि में जन्म लेता है वो दिन में जागता है। तो इस तरीके से चूंकि रात को राक्षसी प्रवृत्तियां अधिक विचरण करती हैं, तो इसलिए रात्रि काल में जब
चुप चुपाते काम हो जाते थे, विवाह हो जाते थे, तो उनको उतनी शीघ्रता से पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि रोशनी भी होगी, आतिशबाजी भी होगी, ढोल धमाका भी होगा, मस्ती भी होगी, और बारात का भी आगमन भी होगा। और सबसे बड़ी विचित्रता क्या है, जिसने कि थोड़े से विपरीत परिणाम देने शुरू कर दिए हैं समाज में, वो विशेषता ये है कि पहले आपको ध्यान होगा कि फेरों के लिए समय निर्धारित होता था। पंडित जी समय सुझाते थे कि किस समय के फेरे होंगे, शुभ समय कौन सा है जिसमें कि सप्तपदी होनी चाहिए। लेकिन अब उसका कौन ध्यान करता है और कौन उसको सुझाता है। अब अपनी सुविधानुसार दिन सुझा लेते हैं, अपनी सुविधानुसार रात को 12-1 बजे तक गाते बजाते, ढोल नगाड़े पीटते, रोशनियों में नहाते, धन दौलत लुटाते, और बिना ध्यान किए और बहुत से तो मदिरा सेवन करते हुए वो जब स्वयं में शुद्ध नहीं होते तो वहां जाकर के जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, फिर उसकी शुद्धता में संदेह बनना स्वाभाविक है। ये एक बहुत ही विडंबना वाली बात है, बड़ी विचित्र विडंबना है ये, कि ऐसा आचरण करने के बाद दूसरी चीज एक और, कि अर्धरात्रि के बाद में पुराने जो लोग हैं वो सब जानते होंगे कि पुराने उनके माता पिता या पूर्वजों ने उन्हें सिखाया होगा, बताया होगा कि अर्धरात्रि यदि हो जाए तो उसके बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं फंस गए हैं यात्रा में या किसी स्थान पर, या कोई ऐसा अवसर आ गया है कि आप समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने घर पर और आपके पास भोजन का कोई साधन भी नहीं है, तब भी यदि घर पहुंचते पहुंचते 12 बज चुके हैं तो फिर भोजन नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं कि वो फिर भूत भोजन हो जाता है, वो फिर राक्षसी प्रवृत्ति वाला भोजन हो जाता है, उस समय भोजन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आजकल तो बारात का जुलूस निकलते निकलते 12 बज जाना, 1 बज जाना स्वाभाविक सी बात है। किस लिए? क्योंकि अब वो स्थिति रही नहीं है कि शुभ समय का, शुभ लगन का ध्यान रखना है। कहाँ शुभ लगन है, कौन कौन उसका सम्मान कर रहा है। सम्मान नहीं किया जा रहा है तो फिर ऐसे समय में कहते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जब समय का ध्यान नहीं रखेंगे और किसी प्रकार की शुद्धता का, पवित्रता का, पावनता का स्मरण नहीं रहेगा तो फिर आपसी खटपट पति पत्नी में तो रहनी स्वाभाविक है, और वो किस सीमा तक चली जाएगी ये उन दोनों की समझदारी पर निर्भर करता है। ये समझदारी पर निर्भर करता है। प्रेम विवाह पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? क्षमा याचना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अंतर यह है कि पहले जो प्रेम विवाह होते थे वो जिंदगी भर निभते थे। आज जो प्रेम विवाह होते हैं उनमें बहुत जल्दी तलाक हो जाती है, और ये एक शोध का विषय है कि डाइवोर्स की संख्या अधिक
प्रेम विवाहित में ही होती है। ये सब चीज राक्षसी समय पर भोजन करना निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में दूषित मानसिकता को जन्म देगा, और उस भोजन को करने के बाद में शरीर में भी रोगाणु घुसेंगे, मस्तिष्क में भी दोषपूर्ण विचार आएंगे। तो इसलिए वैवाहिक पद्धति जो पूर्व काल की है और शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें शुचिता है, वो दिन की वैवाहिक पद्धति है। उसको दिन में ही करना उचित है, सर्वथा उचित है और मान्य होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि रात में जिनके हुए हैं वो उनकी क्या स्थिति है? रात में जो होते हैं उनमें भी जिनके सप्तपदी उनके पंडित जी द्वारा, उनके पुरोहित द्वारा निर्धारित समय, जो शुभ समय जो निर्धारित किया गया है, जिनकी सप्तपदी उस समय में होती है, बहुत उसकी शोध के बाद इस बात को बता रहा हूं कि जिनकी सप्तपदी उस शुभ समय में होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आएगा, वो चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन यदि ध्यान नहीं रखा गया है किसी प्रकार का, तो फिर क्या होगा और क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भाई दिनेश कुमार शांडिल्य जी जो हमारे परम मित्र हैं और बहुत ही कहना चाहिए मजाकिया व्यक्तित्व हैं, बहुत ही आपस में हंसी मजाक करते हैं, हमारे बैंक के साथी हैं। वो कहते हैं हमारा प्रेम विवाह नहीं हुआ, कोर्ट मैरिज हुई थी। आप भी शादी में शामिल हुए थे। 25 जनवरी 1987 को जाड़े में कोट पहनकर मैरिज हुई थी। उन्होंने कोर्ट मैरिज को कोर्ट मैरिज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है कि उस शुभ लगन का ध्यान रखा गया था, इसलिए कोई परेशानी वाली नहीं। विशेषता जो मैंने बताई वो वैवाहिक पद्धति की जो विशेष बात है वो यही है कि असली पद्धति दिन की है और आधी रात के बाद में किया जाने वाला भोजन राक्षसी भोजन कहलाता है, और उसको करने के बाद में फिर राक्षसी प्रवृत्तियां, अशुद्ध प्रवृत्तियों का जन्म लेता है। इसलिए मैं अपने मित्रों से, सभी से जो जानकार हैं, उनको एक निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो एक पद्धति है कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार रात को 12 बजे केक काटना, उसका फिर बाद में उसको ग्रहण करना, रात को 12 बजे से बधाइयों का तांता लग जाना, ये सब अंग्रेजी पद्धति है। इन सब को करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता। लोग बाग अपने आप को कहना चाहिए कि शुभ चिंतक दिखाने के लिए रात को 12 बजे संदेश करते हैं, केक काटते हैं। वो सब चीजें उचित नहीं है। जो प्रवृत्तियां दैवीय हैं उनका पालन करें तो पवित्रता जीवन में भी बनी रहेगी, मानसिकता में भी बनी रहेगी। और यदि उनका पालन नहीं किया जाएगा तो फिर वो
निश्चित रूप से मानसिकता, जीवन की पवित्रता, शुचिता उनको प्रभावित करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और चलते हुए एक बार पुनः आदरणीय रघुनाथ मिश्र सहज बाबूजी को और मातृ स्वरूपा आदरणीय भाभी जी समा मिश्रा जी दोनों को वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं। और एक बात और मुझे अभी चलते चलते ध्यान आई कि मैंने आज सवेरे जब बाबूजी से बात की थी बधाई संदेश देने के लिए, तो उन्होंने मुझे सूचित किया कि उनका विवाह रात्रि में हुआ था, तो उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदरणीय भाभी जी का नाम समा है और समा रात्रि में ही शोभा पाती है। इसलिए वो अपने आप में सर्वथा उचित और शुभ मंगल लग्न में सारे कार्य हुए हैं। आज 51 वर्ष पूरे हो गए हैं, 52वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, इससे ज्यादा और सुखद क्या होगा। तो निश्चित रूप से उन मूल बिंदुओं का, उन मूल तत्वों का ध्यान उन्होंने अवश्य ही रखा होगा। उन्होंने भी, उनके माता पिता ने भी, कि उस शुभ लग्न का ध्यान रखा जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।